नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा 5 स्टार में बैठकर किसानों को दोष देते हैं। लखीमपुर मामले में जांच की निगरानी करेंगे रिटायर्ड जज, एससी ने की नियुक्ति। कंगना के बेहूदे बयान जारी, मुंबई कांग्रेस करेगी कानूनी कार्रवाई। वीर दास ने अमेरिका में भारत पर सुनाई कविता, दिल्ली में शिकायत दर्ज। और इमरान खान ने फौज से लिया पंगा, कुर्सी पर बन आया संकट। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और ये खबर जुड़ी हुई है प्रदूषण के गिरते स्तर को लेकर। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार ने अपने अपने हलफनामे दायर किए। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि तीनों सरकारों ने किसानों को दोष दिया कि किस तरीके से पराली जल रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी की और कहा कि 5 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर लोग किसानों को दोष देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि वो किसानों के खिलाफ वो एक्शन लेने के लिए अभी बिल्कुल भी उस फेवर में नहीं है और कहा है कि राज्य सरकारें इसका विकल्प ढूंढे। लेकिन साथ में इसके अलावा भी उन्होंने सीजेआई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि प्रदूषण टीवी डिबेट्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बोलने से जो प्रदूषण फैलता है वो ज्यादा है, क्योंकि तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है वो इस बात से ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे कि उनकी इमेज को लोग खराब कर रहे हैं और मीडिया उनके बारे में ठीक से नहीं लिख रहा है। वो ये लिख रहा है कि सोलिसिटर जनरल कोर्ट्स को गुमराह कर रहे हैं पराली जलाने को लेकर। तो ये तमाम मुद्दों पर इसको लेकर बहस हुई। लेकिन जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की जो कल मीटिंग थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आड़े हाथों लिया केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को, यहां तक कि नौकरशाहों को भी नहीं बख्शा। ये कहा कि जो नौकरशाही है वो जड़ हो चुकी है, काम नहीं करना चाहती। सिंपल चीजें हैं जैसे कि स्प्रिंकलर्स और पानी की जो बाल्टियां हैं उसका इंतजाम भी नौकरशाह नहीं करा पाती। तो ये कार्य जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ये उसका रवैया है। तो ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने एक कड़ी टिप्पणी की और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों से कहा कि आप जो जो जुर्माने लगाने हैं वो लगाइए, लेकिन कैसे भी हो आप इस प्रदूषण को कम करिए, उसके विकल्प तराशिए। जो हलफनामा था उसमें जो राज्य सरकारें थी उन्होंने कहा कि स्कूल को हमने बंद कर दिया है और निर्माण कार्य को रोक दिया है। और उधर लेकिन निर्माण कार्य को लेकर जो लेबर यूनियंस हैं वो कोर्ट चली गई हैं कि आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बैन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर लात मारने जैसा है। तो इन तमाम चीजों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको सुनवाई की है और इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को है। लेकिन बिल्कुल साफ दर्शाता है कि जो माइंडसेट है राजनीतिक दलों का, सरकारों का, वो प्रदूषण को लेकर कोई प्राथमिकता नहीं है। क्योंकि तुषार मेहता ने आज भी कहा कि जब कोर्ट ने कहा कि हम एक्सट्रीम मेजर्स हम क्यों ना उठाएं, कड़े से कड़े कदम हम क्यों ना उठाएं, तो तुषार मेहता ने कहा कि 21 तारीख के बाद हम देख लेंगे क्या चीजें रहेंगी, क्योंकि हवा का डायरेक्शन उस समय बदल जाएगा, जो हवा का रुख है वो बदल जाएगा, तो प्रदूषण इतना भयानक नहीं होगा। यानी कि अभी भी बहुत ही ढीला ढाला और लचर रवैया सरकारों का नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे फिर राज्य सरकारें हो, अगर उन्हें पता है कि ट्रक्स की आवाजाही हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर पानी छिड़कना, ट्रकों पर नियंत्रण डालना, पोल्यूशन फैलाने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये नीतिकारों का काम है कि इसको लेकर जो नीति बनी है उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी एक दूसरे पर ही थोपते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं लखीमपुर खीरी मामले में जो चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा की जो पूरी जांच है वो पूर्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस राकेश जैन, वो इसकी निगरानी करेंगे। और कोर्ट ने कहा कि जस्टिस राकेश जैन ये देखेंगे कि कैसे पूरी जो जांच है वो निष्पक्षता के साथ हो और लोगों को इंसाफ मिले।
उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि किस तरीके से एसआईटी का जो पुनर्गठन हुआ है उसका आदेश भी सुनाया, और उसमें 3 आईपीएस अफसर हैं जिनको शामिल किया गया है, जिनका नाम है एसबी शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह, पद्मजा चौहान। इनको एसआईटी में शामिल किया गया है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा, और राकेश जैन इसको इन्फॉर्म करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि चार्जशीट दाखिल हो गई है। लेकिन किस तरीके से एसआईटी का पुनर्गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया? एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इंटरवेंशन के बाद एक पूर्व जज को नियुक्त किया गया है, और अगर ये चीज राज्य सरकारों के हाथ में ही छोड़ दी जाती तो लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में शायद निष्पक्षता की उम्मीद नहीं हो सकती थी और न्यायी इंसाफ की उम्मीद हो सकती थी। अब देखना यह है कि ये जो पूरी जांच की प्रक्रिया है जो राकेश जैन की अगुवाई में होगी, ये किस तरीके के सवाल जवाब करती है, लोगों जो को हकीकत किस तरह से बताती है, और इस पूरे मामले में कब चार्जशीट फाइल होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में जो साफ हो गई है कि अगर इस तरीके का कोई की जांच आती है तो राज्य सरकार कितनी इम्पार्शियल नहीं हो पाती है, निष्पक्ष तरीके से मामले को आगे नहीं कर पाती है। यानी कि राज्य सरकारों का क्या रोल है? क्या वो न्याय दिला सकती हैं? नहीं, न्याय तब मिलता है जब कोर्ट इंटरवीन करता है। कोर्ट की दखलंदाजी के बाद न्याय की आप उम्मीद कर सकते हैं, वरना राज्य सरकार क्या कर रही थी? योगी सरकार की जो कोशिशें थी वो ये थी कि जो आशीष मिश्रा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बेटा जो कि इस मामले में गिरफ्तार है, उसको किस तरीके से बचाया जाए। तो ये उम्मीद थी, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि योगी सरकार ये करेगी, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट को ही पूरी जांच कमेटी का पुनर्गठन करना पड़ा, नया जज लाना पड़ा, और अब पूरी जांच अब एक नए सिरे से होगी। और क्या कुछ तथ्य उसमें निकल कर आते हैं देखना होगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं कंगना रनौत, बॉलीवुड अदाकारा की, जो कि हाल में सुर्खियों में आई थी। उन्होंने क्या कहा था कि आजादी देश को भीख में मिली है, और ये असली आजादी देश को 2014 के बाद मिली है। अब कंगना रनौत के जो ये बेहूदे बयान हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे पोस्ट्स डाले हैं, और जिसमें कि महात्मा गांधी को टारगेट किया है। और उन्होंने ये कहा है कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की उन्होंने एक तरीके से खिल्ली उड़ाई, और कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एक गाल पर चाटे मारे तो आपको दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए। तो इस रवैये के साथ आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती। और कई उन्होंने क्लिपिंग्स भी डाली अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि नेहरू, जिन्ना सबने एक एक अंग्रेज जज के साथ मिलकर ये फैसला कर लिया था कि जब बोस अब भारत वापस लौटेंगे तो उनको हवाले कर दिया जाएगा हुकूमत के खिलाफ। और उन्होंने कहा कि गांधी सत्ता के भूखे थे। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और लोगों को बताया कि अब आपको अपने हीरोज को ध्यानपूर्वक चुनना चाहिए, चूज योर हीरोज वाइजली। और अब ये जो बयान जो कंगना रनौत के जो बयान आ रहे हैं, अब उनके खिलाफ मुंबई कांग्रेस ने एक कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, और कहा है कि अब इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होगी। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो पूरा मामला है अब ये कोर्ट में जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत के जो ये कमेंट्स हैं ये क्यों नहीं रुक रहे हैं? उनकी आलोचना जमकर हो रही है, उनके बॉलीवुड के लोग, तमाम इतिहासकार, और हर तरफ से कंगना रनौत की आलोचना हो रही है, लेकिन वो रुक नहीं रही हैं। यानी कि उनको कहीं ना कहीं से कोई पॉलिटिकल समर्थन मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसा लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कंगना एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक एजेंडा है सरकार का वो साध रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस जो बातें कहना चाह रहा है वो कंगना रनौत के मुंह से उगलवाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक आइकॉन है, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंगना रनौत वो सारी बातें बोल रही हैं जो बीजेपी और आरएसएस के लोग खुलकर नहीं बोल सकती। तो कंगना रनौत को एक
पॉलिटिकल टूल की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन अब कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करेगी, तो देखना यह होगा कि जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो क्या कुछ मोड़ पकड़ता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन मिला हुआ है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं कॉमेडियन वीर दास की, जिनका एक 6 मिनट का एक वीडियो काफी वायरल हुआ है। और कॉमेडियन जो वीर दास हैं वो जॉन एफ कैनेडी सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया था और उस वीडियो को उन्होंने पोस्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पर। और जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से वो सुर्खियों में आ गए हैं। उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हो गई हैं। ये परफॉर्मेंस अमेरिका में था लेकिन शिकायत भारत में दर्ज की गई है। क्यों? क्योंकि वीरदास ने अपने उस परफॉर्मेंस में जो भारतीय नागरिक हैं उनके दोहरे चरित्र की बात की है कि जो इंडियंस हैं वो एक डुअल कैरेक्टर के हैं। और वीरदास ने क्या कहा है अपने उस वीडियो में? उन्होंने कहा है कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI लेवल्स वो 9000 हैं, लेकिन फिर भी हम अपने छत पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि देखिए हमारी हवा इतनी साफ है, आसमान इतना साफ है कि हमें रात में तारे दिखते हैं। ये एक अंदाज था उनके कहने का। फिर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत से आते हैं जहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है दिन में, लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ रात में गैंग रेप किया जाता है। अब ये क्या गलत बात कही वीरदास ने? लेकिन नहीं, वीरदास के पीछे पड़ गए लोग, पूरा तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम लोग लिखने लगे हैं वीरदास को टेररिस्ट। कुछ लोगों ने कहा, कुछ ने कहा ये आतंकवादी हैं, कुछ ने कहा ये एंटी नेशनल है। और दिल्ली और मुंबई में उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर दी गई है। FIR अभी दर्ज नहीं हुई है लेकिन कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। प्रीति गांधी जो बीजेपी की एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा है कि वीरदास ने देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। उधर कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, वीरदास को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। वहीं शशि थरूर ने वीरदास को सपोर्ट किया है और कहा है कि क्या गलत उन्होंने कहा। कपिल सिब्बल ने भी सपोर्ट किया है। तो एक अजीब सी बहस छिड़ गई है। लेकिन जो एक दोहरा चरित्र है सरकार का वो भी समझ में आता है और दोहरा चरित्र जो लोग नैरेटिव गढ़ते हैं उनका भी नजर आ रहा है। क्या गलत कहा वीरदास ने? अगर कि हम एक ऐसे भारत से आते हैं जहां पर महिलाओं को दिन में पूजा जाता है और रात में उनका गैंगरेप किया जाता है। यही हकीकत भी है हमारे समाज की। लेकिन उस बात को उन्होंने कहा और वीरदास ने अपनी सफाई में ये कहा है कि मेरी मंशा देश की छवि को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे देश के बारे में हम बात कर रहे थे कि इन सारी खामियों के बावजूद भारत कितना महान है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो लोग देश के लिए चीयर करते हैं, देश के लिए तालियां बजाते हैं, वो एक उम्मीद के साथ बजाते हैं, ना कि नफरत के साथ। अब दिल्ली और मुंबई में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन कितनी असहिष्णुता का माहौल है कि आप एक वीडियो परफॉर्मेंस को लेकर भी आप शिकायतें दर्ज करने लगते हैं, आप लोगों को एंटी नेशनल बता देते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर तो किस तरीके की खिल्ली उड़ रही है देश में, वो अपने आप से छुपी नहीं है, सबको ये बात पता है। लेकिन एक व्यक्ति जो कि भारत के डुअल कैरेक्टर की बात करता है, भारत की एक हकीकत की बात करता है और उस वीडियो को वो पोस्ट करता है और उसको लेकर एक अजीब सी बहस छिड़ जाती है। वहीं कंगना रनौत ने क्या कुछ कह डाला आज़ादी के बारे में, वो लोगों को बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों को वीरदास का ये वीडियो अखर रहा है। तो कितना दोहरा मापदंड है अपने देश में, अपने समाज में, जो लोग नैरेटिव गढ़ते हैं। और प्रीति गांधी ऐसे लोगों का क्या चरित्र है कि आप किस आधार पर आज आप वीरदास के ऊपर उंगली उठा रहे हो। लेकिन उनकी सरकार कंगना रनौत पर बिल्कुल चुप्पी साध चुकी है और कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री अभी तक उन्होंने कंगना रनौत को कंडेम नहीं किया है। तो कंगना रनौत के बारे में आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन वीरदास के खिलाफ एक अच्छी खासी एक बहस छिड़ गई है। क्या कहेंगे इस पर? दोहरे मापदंड पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर में बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिनकी कुर्सी पर एक गहरा संकट नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि भी कुछ ही दिन पहले ISI चीफ की जो नियुक्ति थी
उसको लेकर इमरान खान और फौज में एक टकराव हो गई थी। और अब खबर यह है कि फौज ने इमरान खान को हटाने की योजना बना ली है और हुकूमत और फौज दोनों में एक घमासान चल रहा है और उनकी कुर्सी पर मुसीबत की बात बताई जा रही है। आईएसआई चीफ की जो ताजपोशी थी उसको लेकर पिछले महीने एक जंग छिड़ गई थी। इमरान खान और फौज के जो मुखिया हैं कमर जावेद, वो ऐसी खबरें आई थी कि वो भिड़ सकते हैं और इमरान उसके बाद पीछे हटे और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के जो आईएसआई के नए चीफ होने का नोटिफिकेशन भी इमरान खान ने जारी किया। और एक तरीके से रावलपिंडी जो फौज का हेडक्वार्टर है और इस्लामाबाद जो हुकूमत का हेडक्वार्टर है, तो उसी की नियुक्ति को लेकर एक जंग छिड़ गई है। अब इमरान खान के पास ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब उनके पास दो विकल्प है कि 20 नवंबर तक या तो वो इस्तीफा दे दे या फिर विपक्ष संसद में बदलाव करे। दोनों ही सूरत में इमरान खान की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। और अब इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर इमरान खान जाएंगे तो फिर कौन आएगा। दो नाम जिनकी चर्चा हो रही है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है परवेज खटक, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ, उनका भी नाम आ रहा है। तो किस तरीके से तख्ता पलट की तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई है और साफ संकेत पाकिस्तान में रजीम चेंज के मिलने लगे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की फौज इतनी ताकतवर है कि किसी भी हुकूमत को बेदखल कर सकती है। ये वही फौज है जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि इमरान खान को धांधलेबाजी करके और फौज ने सिंहासन पर बैठाया है, और आज वही फौज इमरान खान को बेदखल करने की तैयारी कर रही है। यानी कि पाकिस्तान की जो असली सत्ता की ताकत है वो हुकूमत, जो असली ताकत है वो फौज में है, ना कि हुकूमत में। तो क्या पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और ऐसे लोकतांत्रिक देश में क्या फौज चलाती है सरकार? ये 73 साल के इतिहास ने तो बता दिया कि कई सालों तक कई ऐसे फौज के जो चीफ थे उन्होंने सरकारें चलाई हैं। अब देखना ये होगा कि 20 नवंबर के बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। महंगाई का मुद्दा है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहां पर शुरू हो गया है। अब ऐसे में कोई भी सरकार आएगी तो उसके लिए मुसीबत ही होगी। लेकिन इमरान खान का क्या होगा ये देखने वाली बात है। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।